हेलो गाइस। तो आज हम जो चैप्टर करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। ये थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, क्योंकि इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा इन सब चीज़ों को। और ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर इंक्लूडेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, दे आर इंक्लूडेड in part 3 of the कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्ज़ाम के अंदर। और ये आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं। दे आर इंस्पायर्ड फ्रॉम USA's बिल ऑफ राइट्स। तो जो US कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स है उससे इंस्पायर होके ये हमने लिया है। तो ये याद रखिएगा, दे आर इंक्लूडेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और इन चीज़ों को याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो जो फीचर्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। फीचर्स हैं, सम ऑफ देम आर ओनली फॉर सिटीजन्स। मतलब कि कुछ फंडामेंटल्स फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही है एप्लीकेबल हैं, फॉरेनर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। यानी कि जैसे राइट टू इक्वालिटी है, तो राइट टू इक्वालिटी ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल एब्सोल्यूट राइट है, या राइट ऑफ फ्रीडम है। जैसे कि राइट ऑफ फ्रीडम का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशंस, कोई दायरा है। तो इसीलिए ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन देम। तो स्टेट जो सरकार है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है इन सभी पे। दे आर जस्टिफाइबल, दे आर जस्टिसेबल। यानी कि अगर कोई भी इन्फ्रिंज करता है आपके फंडामेंटल राइट्स पर, तो आप उसे कोर्ट में ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है, दे आर नॉट परमानेंट और सैक्रोसेंट। पार्लियामेंट उन पर कुछ लिमिटेशंस लगा सकती है, जैसे कि मैंने बताया था। पार्लियामेंट उनको अमेंड भी कर सकती है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को हम नहीं करना चाहिए। मैं बार बार हर चैप्टर में बताता हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ये इस पे हम फर्दर बाद में बात करेंगे कि इमरजेंसी के टाइम पे हम इन्हें कैसे सस्पेंड कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर होता है इनको सस्पेंड करने का। नेक्स्ट है, दे आर नॉट एप्लीकेबल टू द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री, पुलिस या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। इन सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि फ़ौज में आप नहीं कह सकते कि मेरा फंडामेंटल राइट है और आप अपने सीनियर को डिसोबे कर दें, ऐसा नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, जो आपको याद रखनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर। अब जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें क्या क्या आता है।
गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, that is executive and legislative organs of the union government. Government and legislature of state, that is executive legislative organ of the state government. All local authorities, that is municipalities, panchayat, district board, improvement trust, etc. All other authorities, that is statutory or non statutory authorities like LIC, ONGC, SAIL, etc. तो जिससे भी सरकार का नाता है, चाहे म्यूनिसिपैलिटी हो, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, चाहे पंचायत हो, ये सभी स्टेट के अंदर आते हैं। जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो हम बात करते हैं ना, उस डेफिनेशन के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ में, आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या है? इट सेज दैट all laws that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void. In other words, it expressly provides for the doctrine of judicial review. Any law against the fundamental right is inconsistent और वर्ड। तो इनडायरेक्टली ये जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 13 से आता है। जुडिशियल रिव्यू, जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 13 से आता है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा। ये जितने भी आर्टिकल की बात कर रहे हैं हम 12 से 35 तक, ये इंपॉर्टेंट है। इन किसी में से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कोई भी लॉ अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट इज़ इनकंसिस्टेंट और वर्ड, ये आर्टिकल 13 कहता है। तो इनडायरेक्टली जो कोर्ट्स हैं उनको जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है कि अगर कोई भी लॉ पार्लियामेंट बनाती है जो कि फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करती है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनको सुमोटो कॉग्निसेंस ले सकती है, या फिर कोई अगर केस भी कर सुमोटो कॉग्निसेंस ले सकती है और उन्हें गलत घोषित कर सकती है, वर्ड घोषित कर सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है। तो इसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल 32 के अंडर आता है वो, और जो हाई कोर्ट के पास पावर है वो आर्टिकल 2 to 6 के अंडर आता है। ये जुडिशियल रिव्यू की पावर है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास, अंडर आर्टिकल 13 में आता है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। अब देखिए, याद करने की ट्रिक क्या है, आप याद कर लीजिए EFERER, इसको रट लीजिए। EFERER, तो ER तो याद हो जाएगा आपको। EF याद कर लीजिए शुरू का, तो EFERER। पहला E क्या है? पहला E है इक्वालिटी। इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18, मतलब कि 5 आर्टिकल्स जो हैं वो इक्वालिटी से रिलेटेड है। ई के अंदर 5 हैं आर्टिकल। ठीक है, पहला जो है 14 है, वो कहता है इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि भाई जो भी सरकार पार्लियामेंट लॉ बनाती है, जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाती है वो सभी के लिए इक्वल होगा। 15th पे आ जाते हैं, वो कहता है प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आप कहीं किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी सेक्स के हों, कहीं पे भी आप जन्मे हों, आप कोई भी उससे रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये 15 कहता है। 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि
जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में है या फिर कोई भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है उसके अंदर सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। 17 कैसा है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कोई भी छुआछूत के में विश्वास नहीं करना चाहिए, कोई ये नहीं कहना चाहिए कि ये किसी जाति धर्म का है तो इसको ऐसी कोई प्रैक्टिस अलाउड नहीं। आर्टिकल 17 इसका कहता है। आर्टिकल 18 कहता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री, यानी कि जैसे आपको हिज हाइनेस कहते हैं, जैसे कि आपको राजाधिराज, अधिराज, विक्रमादित्य, जैसे पहले के टाइम पे वो जो टाइटल्स होते थे वो टाइटल्स अब आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट मिलिट्री टाइटल्स लाइक कर्नल, लेफ्टिनेंट, मेजर, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप फौज में हैं या फिर गवर्नमेंट उसमें हैं, आर्म फोर्सेस में हैं। अदरवाइज आप टाइटल यूज़ नहीं कर सकते। पहला ये कर लिया। अब आते हैं हम एफ पे। एफ कहता है फ्रीडम। फ्रीडम की बात करता है। तो फ्रीडम के अंदर 19 से 22 4 हैं इसके अंदर। एफ के अंदर है 4 आर्टिकल, ठीक है। 19 के अंदर, आर्टिकल 19 के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ 6 फ्रीडम की बात की जाती है, जिसके अंदर आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। तो ये फ्रीडम है, आपको कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं, कोई एसोसिएशन बना सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं और कोई भी प्रोफेशन आप फॉलो कर सकते हैं। ये 6 फ्रीडम की बात होती है 19 के अंदर। 20 के अंदर प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। इसके अंदर कई प्रोविजंस हैं, वो हम बाद में बात करेंगे चैप्टर के अंदर। आर्टिकल 20 कहता है कि आपको एक ही चीज़ के लिए बार बार कन्विक्ट नहीं कर सकते, और आपको जब किसी भी क्राइम के लिए पकड़ा जाए तो आपको बताया जाए कि आपने क्या क्राइम किया था। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। प्रोटेक्शन 26 आर्टिकल कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और इसके अंदर अब प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी भी इंक्लूड कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। प्राइवेसी तो किसी भी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी की बात आती है तो 21 आर्टिकल 21 ये बहुत न्यूज़ में रहता है। आप अब जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है इस फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के अंदर, आप उसे कोरिलेट करिए न्यूज़ के अंदर। कोई भी न्यूज़ के अंदर जो न्यूज़ आती है, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये जजमेंट पास किया, आज किसी चीज़ के बारे में ये बोला, उसके अंदर ये आर्टिकल्स मोस्ट प्रॉब्ली लिखे होते हैं। कि जैसे राइट टू प्राइवेसी का बहुत सारा डिबेट चल रहा था, तो उसके अंदर आर्टिकल 21 रोज़ न्यूज़पेपर के अंदर आता था। तो आर्टिकल 21 गिव्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि मेरा अगर कोई राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो मैं उसको इन्फ्रिंजमेंट को लेकर कोर्ट में जा सकता हूँ। तो आर्टिकल 21 हमें ये राइट देता है। तो आर्टिकल 21 ये है। 21A है, वो है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ये भी नोट कर लीजिए आप। आर्टिकल 21A है, वो है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। आर्टिकल 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इस पे भी बाद में बात करेंगे हम। ये आपको कुछ एक प्रकार की प्रोटेक्शन देता है ताकि आपको किसी पर्टिकुलर केसेस के लिए अरेस्ट ना किया जाए। इसकी हम बाद में बात करेंगे। अब तीसरा आ जाता है, हमने 2 बात कर लिया, EF की बात कर लिया, अब तीसरा E आ जाता है। E आता है एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये हैं 2 ही आर्टिकल हैं इसके अंदर, तो इस यहाँ पे लिख लीजिए 2 आर्टिकल। तो
पहला हमने एजुकेट इक्वालिटी दिया पहले ई के अंदर, दूसरे में हमने फ्रीडम दे दिया, अब तीसरे ई के अंदर हम एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट कर रहे हैं। एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। और 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। ये बेसिक से हैं कि आप ह्यूमन ट्रैफिक के अंदर फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करता है और चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है कि आप फैक्ट्रीज़ के अंदर चाइल्ड लेबर नहीं लगा सकते। अब चौथे पे आते हैं। चौथा है आर है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसके अंदर आर्टिकल 25 से 28 हैं, यानी कि 4 आर्टिकल इसके अंदर हैं। 5, 4, 2, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करें, इसके अंदर 4 आते हैं। अब इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल ही बता देता हूँ। 25th आर्टिकल के अंदर है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब कि आप अपना जो धर्म है उसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और दूसरों को भी कन्विंस कर सकते हैं कि आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना प्रमोट कर सकते हैं, मतलब अपने रिलीजन। 26 के अंदर है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। कोई भी रिलीजियस अफेयर है, जैसे कि मस्जिद है, मंदिर है, तो उसका अधिकार उसी धर्म के लोगों को है कि वो उसको मैनेज कर सकते हैं। 27 कहता है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजियस एक्टिविटी। मतलब कि अगर आप कोई रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि मेला किया या फिर मेला नहीं रहा है, जैसे कि कोई भंडारा किया या फिर कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी, एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ भी मंदिर के अंदर किया, मस्जिद में किया, चर्च में किया, तो उसके अंदर आपको टैक्सेस की फ्रीडम मिल सकती है। ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है याद करने के लिए। 28th आर्टिकल कहता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन अ सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अगर जैसे मदरसे हो गए, वहाँ पे आपको फ्रीडम है कि आप रिलीजियस एजुकेशन ले सकते हैं। गुरुकुल हो गए या फिर जैसे मिशनरीज़ हो गए, तो वहाँ पर आप रिलीजियस एजुकेशन दे सकते हैं। तो बेसिकली 25 से 28 में याद रखिएगा कि ये रिलीजियस फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड है। ऐसा बिल्कुल डिटेल में नहीं पूछते पेपर के अंदर। आप बेसिकली आपसे ये पूछेंगे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन किस आर्टिकल से रिलेटेड है, तो मोस्टली आप गेस कर पाएंगे इन 4 में से। याद रट्टा मत लगाइए इनको। अब रट्टा इसका लगा लीजिए कि पहला इक्वालिटी है, फिर फ्रीडम है, फिर एक्सप्लॉयटेशन है, फिर रिलीजन है, फिर एजुकेशन है और फिर रेमेडी है। हर किस के अंदर कितना कितना आता है, ताकि आप एक कैलकुलेटेड गेस लगा सकें पेपर के अंदर। क्योंकि याद करना ये सारी चीज़ काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन याद कर सकते हैं, बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये याद भी हो जाएगा। 5वें पे आते हैं। 5वां है, इस पे आ जाते हैं, ई पे, कल्चरल एंड एजुकेशन। तो एजुकेशन राइट्स है ये, एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स। इसके अंदर भी 2 आर्टिकल हैं, 2 आर्टिकल। ये भी 29 जो है आर्टिकल, वो कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज। स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटी। 30 आर्टिकल है, वो कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज to establish and administer education institute। यानी कि जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है,
वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है। तो ये आर्टिकल 30 राइट्स देता है कि आप कोई भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर सके। उसके अंदर प्रायोरिटी दी जाती है कि माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो उसके अंदर पढ़ाई कर सकें। तो ये 2 आर्टिकल याद कर लीजिए, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जो बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो यही है, इक्वालिटी वाले और फ्रीडम वाले। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है 14 से लेके 22 तक। इनको भी आप जो बाद के हैं उनको आप एक बार समझ लीजिए और याद कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में आप इतना पर्टिकुलर नहीं पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। एक्सेप्ट जो 14 से 22 हैं वो बहुत याद कर लीजिए, रट लीजिए उनको कि उसमें क्या है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो जो आखिरी है ये है रेमेडी का, रेमेडी। इसके अंदर एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 32। ठीक है, अब कैसे याद करेंगे? इसमें पहले वाले में 5 हैं, फिर इसके अंदर पैटर्न बन जाता है 4-2-4-2-1 का। ठीक है, याद हो जाएगा अभी आराम से। देखिए ई कर लीजिए, EFERER। ठीक है, पहले में 5 हैं, फिर 4-2-4-2-1। ठीक है, याद हो जाएगा ऐसे करके, इस ट्रिक से याद कर लीजिए। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये कहता है, जैसे कि मैंने बताया था शुरू के अंदर, ये आर्टिकल 32 ये सुप्रीम कोर्ट का है। आर्टिकल 32 राइट देता है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट बनाती है वो अगर वॉलेट्स द फंडामेंटल राइट्स तो उसे वो वॉइड घोषित कर दे। और इसमें 5 रिट्स दी गई हैं जिसकी हम बात बाद में करेंगे चैप्टर में। 5 रिट्स हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है 5 रिट्स। मैं आगे बाद में इसकी बात करूँगा, अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स ओनली फॉर सिटीजन्स और फॉरेनर्स की बात कर लेते हैं। ये भी बहुत बार पूछा जाता है ना। जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं वो हैं 15, 16 कंटिन्यूएशन में है ये, 19 और इसमें 10 ऐड कर दीजिए 29 और 30, ये फिर कंटिन्यूएशन में। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए कि 15 से स्टार्ट है, 15, 16 फिर 19 आ जाता है, 19 के बाद 10 ऐड कर दीजिए 29, 29 के बाद 30, 29, 30 ये फिर कंटिन्यू। ये जो हैं वो सिटीजन्स के लिए हैं, जो लेफ्ट ओवर हैं वो सभी लोगों के लिए, चाहे फॉरेनर्स हों चाहे सिटीजन्स हों। लेकिन ये जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, 15, 16, 19, 29 और 30। अब एक बार देख लेते हैं कौन से 15 है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये सिर्फ इंडियंस के लिए है कि भाई आप कहीं फॉरेन से आके अब आप कहें कि हमें हमें वोट डालना है तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप इंडियन नहीं हैं। तो उस हिसाब से आर्टिकल 15 उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। 15, 16 राइट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब कोई बाहर से आके ये थोड़ी कह देगा मुझे नौकरी में भाई इक्वल हिस्सा चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए। फिर आता है 19 प्रोटेक्शन ऑफ 6 फ्रीडम्स की बात है। अभी जो सारी 6 फ्रीडम्स की बात की गई है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती एम्प्लॉयमेंट में, मूवमेंट में। अब कोई फॉरेनर आता है तो उस पर हम सर्टन रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि वो वल्नरेबल एरियाज़ में ना जाए, वो ट्राइबल एरियाज़ में ना जाए, तो उसके लिए अलाउड नहीं है, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए। 15, 16, 19। अब आते हैं 29 पे। 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज। अब भाई हम अपनी लैंग्वेज प्रोटेक्ट करेंगे ना, किसी और की लैंग्वेज थोड़ी प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए। 30 भी है। 30 है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब माइनॉरिटीज़, अब ये थोड़ी है कि कोई भी आगे इंस्टीट्यूट खोल लेगा इंडिया के अंदर, तो ये सिर्फ इंडिया के लिए। तो ये याद रखिएगा, एक पेपर में बहुत पूछा जाता है। 15, 16 मैंने ट्रिक बताई है, 15 कॉन्सिक्यूटिव वो हैं, फिर 19 में 10, 29 और 30। तो ये 5 हैं जो सिर्फ इंडियंस के लिए हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इन सभी फ्रीडम्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। अब मैं उन रिस्ट्रिक्शंस की बात कर लेता हूँ। राइट टू इक्वालिटी का जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, रिस्ट्रिक्शंस, एक्सेप्शन टू इक्वालिटी।
जो जो राइट टू इक्वालिटी की बात होती है आर्टिकल 14 में, उसके अंदर सभी को इक्वालिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, इनके पास कुछ इम्यूनिटीज़ हैं। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, इन पर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं कर सकता है, ना ही प्रेसिडेंट पे ना ही किसी गवर्नर पे। नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर शैल बी इशूड फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। इनको कोई भी अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट का कोई भी कोर्ट इन पर इशू नहीं कर सकता कि इन्हें अरेस्ट करो या इम्प्रिजन करो। नो सिविल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर शैल बी इंस्टीट्यूटेड during his term of office in any court in respect of any act done by him in his personal capacity, whether before or after he entered into office, until the expiration of 2 months next after notice has been delivered to him. सिविल प्रोसीडिंग्स इनके खिलाफ कर सकते हैं, लेकिन 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट डन बाय हिम इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, तो ये याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन है। जैसे कि मैंने बताया था कि इक्वालिटी मतलब सबको इक्वल अधिकार है, कुछ लोगों को प्रोटेक्शन दी गई। नेक्स्ट इज मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट होते हैं वो कोर्ट प्रोसीडिंग में जाने से मना कर सकते हैं अगर वो पार्लियामेंट का सेशन उस वक्त चल रहा हो। नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी ऑफ वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और एनी कमिटी देयर आफ्टर। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट हाउस में कुछ कहा तो उसके रिलेटेड भी पार्लियामेंट में केस नहीं हो सकता है, ये भी उनको एक इम्यूनिटी है। तो ये इम्यूनिटीज़ की बात करी, एक्सेप्शन टू इक्वालिटी है ये। अब नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स की बात कर लेते हैं, उनमें कौन सी एक्सेप्शंस हैं। ये आर्टिकल 14 की बात कर रहा था मैं, आर्टिकल 14 इक्वालिटी ऑफ लॉ और इन चीज़ों की बात कर रहा था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसी के बीच इसमें लिखा हुआ है कि मंडल कमीशन वो कमीशन था जिसके बाद की ओबीसीज को रिजर्वेशन मिली। तो फर्स्ट टाइम 1979 में मोरारजी देसाई जी ने, देसाई गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल कमीशन इसीलिए कहते हैं हम इसको। उसके बाद 10 साल बाद तकरीबन 1990 के अंदर वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, उन्होंने 27% रिजर्वेशन दिया ओबीसी को। ये इतना ही फैक्ट याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जो हम आर्टिकल 17 के अंदर हमने बात करा था अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो याद रखिएगा टर्म अनटचेबिलिटी is not used in the constitution। यानी कि ये जो टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस्तेमाल नहीं करी गई है, ठीक है। ये कहा गया है, उसको किसी और टर्म से यूज़ किया गया होगा, लेकिन जो अनटचेबिलिटी टर्म है वो यूज़ नहीं हुई। अब जो अगर कोई कन्विक्ट हो जाता है अनटचेबिलिटी के अंदर कि भाई इस अंडर आर्टिकल 17 उसको सजा हो गई, तो इसके अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं कि आपने किसी को मंदिर में घुसने से मना कर दिया, कोई पब्लिक शॉप होटल रेस्टोरेंट में घुसने से मना कर दिया,
किसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बंदे को आपने अपमानित कर दिया, किसी को एजुकेशन इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल के अंदर घुसने से मना कर दिया, तो इसके अंदर आपको आर्टिकल 17 के अंदर सजा हो सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल राइट के ऊपर। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आते हैं 6 फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 19। उसके अंदर लिखा हुआ है जो एक्सेप्शन है कि स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। आर्टिकल 19 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की हो सकती है, या इट इफेक्ट्स द इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, सॉवरेनिटी को इफेक्ट करता है। ये सभी जो 6 फंडामेंटल राइट्स की हमने बात करी उन सभी पर ये लागू होती है कि कुछ ना कुछ सरकार उन पर प्रोहिबिशन लगा सकती है। नाउ हम आ जाते हैं आर्टिकल 20 पे, जो मैं बात कर रहा था आपको कि इस पे हम बाद में बात करेंगे। ये हमें प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज पर्सन, और ये दोनों के लिए है, सिटीज़न के लिए भी और फॉरेनर के लिए भी। मैंने बताया सिटीजन्स के लिए सिर्फ 15, 16, 19, 29 और 30 है, तो ये आर्टिकल 20 है, ये सभी के लिए है। तो जो बेसिक फिलॉसफी है वो याद रखिएगा, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि आज मैंने कुछ कर दिया और परसों पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दी कि जो मैंने किया था वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, तो मुझे उस चीज़ की सज़ा नहीं होगी क्योंकि जो मैंने किया था वो तो लॉ बनने से पहले किया था। तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के लिए किसी भी बंदे को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सेकेंड है नो डबल जियोपार्डी। इसका मतलब है कि मैंने कोई चोरी करी और मुझे सज़ा हो गई, उसके बाद मुझे दोबारा से उस चीज़ के लिए सज़ा नहीं हो सकती। एक क्राइम के लिए एक बार ही सज़ा होगी, याद रखना इसको भी। तीसरा आता है नो सेल्फ इंक्रिमेशन। नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कोई भी व्यक्ति, अगर मैं कन्विक्टेड हूँ तो मुझे ही नहीं कहा जा सकता कि मैं अपने खिलाफ ही गवाही दूँ, एज सिंपल एज दैट। तो ये तीनों याद रखिएगा कि लॉ बनने के बाद किसी भी पिछले क्राइम, मतलब कोई आपने क्राइम किया पहले जो उस वक्त क्राइम नहीं था अकॉर्डिंग टू लॉ, लेकिन फिर लॉ बना दिया गया जिसके अंडर वो क्राइम हो गया, तो उसके लिए आपको पनिशमेंट नहीं मिल सकती क्योंकि उस वक्त तो वो लॉ नहीं थी ना। तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के लिए आपको जेल नहीं हो सकती, आपको एक चीज़ के लिए 2 बार जेल नहीं हो सकती, नो डबल जियोपर्डी, और आपको अपने खिलाफ ही गवाही देने के लिए नहीं कहा जा सकता। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा इसको। इसीलिए आर्टिकल 20 इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था आपको। 21 का बात कर ली थी हमने। 21 के अंदर बहुत सारे राइट्स आते हैं। राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल लिबर्टी में बात कर रहा था, तो इसके अंदर कौन से राइट हैं? राइट टू लाइफ एंड ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ। तो जितने भी बेसिक राइट हैं, 34 राइट्स हैं इसमें। राइट टू फ्रीडम ऑफ एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, राइट टू स्पीडी ट्रायल। ये सारे राइट्स हैं, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा कोई भी अगर जो राइट्स इन आर्टिकल्स के अंदर नहीं दे रखा और बात की जाती है कि ये राइट किसके अंदर है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आर्टिकल 21 के अंदर होगा। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, आर्टिकल 22 की बात किए जाते हैं। अब आर्टिकल 22 प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन था। तो हम 2 तरह से अरेस्ट कर सकते हैं किसी को। एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, और ये होता है प्रिवेंटिव। ये इतना अभी तक एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन आ सकता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए इसका। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है कि
सरकार को लगता है कि ये व्यक्ति कुछ क्राइम करने वाला है तो वो उसे अरेस्ट कर लेती है। सॉरी, उल्टा बता दिया मैंने आपको। प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये। अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति क्राइम करने वाला है तो वो क्राइम करने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लेती है। और प्यूनिटिव डिटेंशन है जब आपको कन्विक्ट कर लिया गया है तो अरेस्ट करते हैं। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपको एग्जांपल दे सकते हैं, J&K में बहुत होता है ये। जब भी कोई सेपरेटिस्ट लीडर होता है, कोई भी पॉलिटिकल नेता जाने वाला होता है, या फिर कोई भी वहाँ पर किसी टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तब ये देखा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाए, तो इसलिए वो उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले लेते हैं। आपने न्यूज़ में सुना होगा टर्म, प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले लिया सेपरेटिस्ट लीडर्स को, ये सब। तो इसके अंदर तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में आता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी कुछ राइट्स हैं, वो हम बात करेंगे। लेकिन जो प्यूनिटिव डिटेंशन है उसके अंदर क्या होता है कि आपने अगर किसी को कन्विक्ट कर लिया है, उसको गिरफ्तार करना है, तो उसके लिए उसे आपको बताना पड़ेगा कि वो किस चीज़ के लिए गिरफ्तार हो रहा है। उसे अधिकार होगा कि वो अपना वकील रख सके। ही हैज़ द राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। विद इन 24 आवर उसे एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा। तो ये 3 राइट प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर आते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर 3 मंथ से ज़्यादा आप किसी को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। नॉट मोर देन 3 मंथ, नॉट मोर देन 3 मंथ। यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में, क्योंकि उसके खिलाफ कोई प्रूव्ड क्रिमिनल तो है नहीं, वो उसको सिर्फ प्रिवेंटिव डिटेंशन दिया है कि प्रिवेंट किसी क्राइम को या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए आपने उसे अरेस्ट किया है। तो 3 महीने से ज़्यादा नहीं कर सकते अनलेस आप एक एडवाइजरी बोर्ड बना के और सफिशिएंट एविडेंस और सारी चीज़ें दे के जज के पास उसको प्रूव कर सकें। अदरवाइज आप 3 महीने से ज़्यादा नहीं कर सकते गिरफ्तार। और उसे भी ये आपको बताना पड़ेगा कि क्यों गिरफ्तार किया गया है उसे, और उसे भी अधिकार दें कि वो एक वकील कर सके। ही शुड बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। वो भी एक वकील करके अपना, यानी कि उसके खिलाफ ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट या जिस भी कोर्ट में जाना चाहे वो उसे ले जा सकता है। तो ये याद रख लीजिएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। आर्टिकल 23 में ऐसा कोई बेसिक चीज़ नहीं है करने के लिए। आर्टिकल नेक्स्ट पे आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेशन ऑफ रिलीजन, ये बता दिया सारा। ये वही है, प्रोवाइड फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और थ्रू ओपन हिंदू रिलीजन पब्लिक टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शन ऑफ हिंदूज। ये सब इनमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं इन सारे के अंदर। जैसे कि मैंने बताया 14 से लेकर जो राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम है, वो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। और आर्टिकल 21 जो कि मैंने बताया 22 भी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। इसके बाद जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी बेसिक, वो काफ़ी है। अब आर्टिकल 32 के अंदर मैंने आपको बताया था, आर्टिकल 32 के अंदर बताया था राइट टू रेमेडी, फंडामेंटल राइट्स अगर है तो वो कोर्ट में जा सकता है। उसके अंदर रिट की हमने बात करी थी, बहुत इम्पोर्टेंट है ये रिट्स। हमेशा हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है रिट्स के बारे में। एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर क्या डिफरेंस है, दोनों रिट को कर सकते हैं। क्या डिफरेंस है ये बात कर लेते हैं। ये आर्टिकल 32 से करते हैं, ये आर्टिकल 2 to 6 ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए इशू कर सकता है रिट्स, ये मोर देन फंडामेंटल राइट्स। तो हाई कोर्ट की जो रिट जुरिडिक्शन है वो वाइडर है देन सुप्रीम कोर्ट। ये थोड़ा अजीब लगता है कि यार सुप्रीम कोर्ट बड़ी है, लेकिन उल्टा है।
सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट्स इशू कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट ब्रॉड और चीज़ों के लिए भी कर सकती है। ये थ्रू आउट द कंट्री, फॉर द कंट्री, और ये फॉर द स्टेट। स्टेट यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो पूरी कंट्री के लिए है, और जो हाई कोर्ट है वो कंसर्न्ड हाई कोर्ट के लिए है। जैसे कि अगर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है तो वो पंजाब हरियाणा के रीजन के अंदर ही उस जुरिस्डिक्शन को इम्पोज करवा सकती है। जिस भी स्टेट या यूटी की कंबाइंड हाई कोर्ट है वो अपने टेरिटरी के लिए ही जो भी पर्सन वहाँ पर या सरकार है उसके ऊपर ही रिट इम्पोज कर सकती है। नाउ सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू इश्यू रिट। सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकती कि नहीं हम रिट इशू नहीं करेंगे अगर किसी का फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है। दे कैन रिफ्यूज। हाई कोर्ट रिफ्यूज कर सकती है कि भाई मैं रिट इशू पास नहीं करूंगा। तो आर्टिकल 226 इज डिस्क्रिशनरी, hence a high court may refuse to exercise its jurisdiction. Supreme Court is thus considered as a defender and guarantor of the fundamental rights. तो सुप्रीम कोर्ट को तो इशू करनी ही पड़ेगी रिट, तो वो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को हम गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे। पहला रिट के बारे में बात करते हैं, हेबस कॉर्पस। इस रिट में क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति गुम हो जाता है या फिर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके रिलेटिव हेबस कॉर्पस की एक अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हमारा रिलेटिव या फिर XYZ पर्सन जो भी था वो कहाँ गया। तो सुप्रीम कोर्ट हेबस कॉर्पस के रिट पास कर देगा और सरकार को कहेगा कि इस व्यक्ति को किस लिए गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, इट लिटरली मीन्स टू हैव द बॉडी। इट इज़ एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट टू अ पर्सन हु हैज़ डिटेन्ड अनदर पर्सन टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लेटर बिफोर। ठीक है, कोई गुम हो जाता है, कोई किसी को किडनैप कर लेता है या फिर गिरफ्तार कर लेता है सरकार, तो कहाँ गया वो व्यक्ति, उसके परिवार दोस्त ये रिट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ये रिट पास कर सकती है कि व्यक्ति कहाँ पर है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर है कि द रिट ऑफ हेबस कॉर्पस कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज प्राइवेट अथॉरिटी। तो सरकार के खिलाफ भी कर सकते हैं और प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी कर सकते हैं कि भाई कहाँ है वो पर्सन। रिट ऑन द अदर हैंड इज़ नॉट इशूड वेयर द डिटेंशन इज़ लॉफुल। अगर लॉफुल डिटेंशन है तो अगर कोई जैसे क्राइम कर दिया किसी ने, उसको गिरफ्तार कर लिया, तो ये पास नहीं होगा। ठीक है, विदाउट जैसे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गया या फिर और कोई डिटेंशन हो गया, तब आप ये जनरली लोग तब ये अप्लाई करते हैं, या फिर पुलिस ने बिना वारंट के उठा लिया किसी को तब। सेकेंड है द प्रोसीजर इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ अ लेजिस्लेचर ऑफ अ कोर्ट। अगर लेजिस्लेटर या फिर कोर्ट के कंटेम्प्ट के लिए हुआ है तब भी ये हेबस कॉर्पस पास नहीं होगा। अगर जुरिस्डिक्शन आउटसाइड ऑफ द कोर्ट है, डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, तब भी हेबस कॉर्पस पास नहीं करेगा। तो टू फाइंड अ पर्सन जनरली ये है। सेकेंड है मैंडमस। मैंडमस आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मैन डमस, मैन कुछ काम कर, मैन डू। ठीक है, ऐसे ऐसे याद रख सकते हैं, मैन डू। मैंडमस को आप याद कर सकते हैं मैन डू। इसके अंदर क्या होता है, जो कोर्ट है, इट इज़ अ कमांड इशूड बाय द कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिस आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज दैट ही हैज फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म। ठीक है, तो ये पब्लिक ऑफिस को कमांड करता है जो ऑफिशियल ड्यूटी पे है कि भाई तू अपना काम कर, मैन डू। ठीक है, तो ऐसे याद रख लीजिए इसको, मैन डू मतलब कि आप जो ऑफिशियल है, जो ऑफिशियल ड्यूटी पे है, वो अपना काम करे। तो ये
तब किया जाता है जब कोई ऑफिशियल ड्यूटी में अपना काम नहीं करता है, तो उसके खिलाफ आप मैंडेमस रिट केस कर सकते हैं और रिट पास करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। तीसरा है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है। प्रोहिबिशन का मतलब है इट इज़ issued by a higher court to a lower court or tribunal to prevent the latter from exceeding its jurisdiction or usurping a jurisdiction that it does not possess। यानी कि कोई भी केस अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये हाई कोर्ट के लायक नहीं है और हाई कोर्ट में इसे लड़ा जा रहा है, तो वो इसे प्रोहिबिट कर सकती है कि ये आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये मेरी जुरिस्डिक्शन है। और ये ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के खिलाफ किया जा सकता है। फोर्थ है सर्ट्यूररी। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये प्रोहिबिशन और ये थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। इसके अंदर इट इज़ इश्यूड बाय हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल आइदर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद द लेटर टू इटसेल्फ और टू क्वैश द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन अ केस। इट इज़ इश्यूड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन और लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन। तो इसमें क्या होता है कि हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करने के लिए ये कह देता है केस, अगर वो उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं है तो वो कहता है कि आप ये केस मेरे को ट्रांसफ़र कर दो, या फिर जो आपने ऑर्डर पास किया है उसको ही कैंसिल कर दो। थोड़ा सा फ़र्क है प्रोहिबिशन के अंदर जो था, प्रोहिबिशन कह रहा था कि आप इस केस को एंटरटेन ही ना करें क्योंकि दिस इज़ अगेंस्ट, इट इज़ बियॉन्ड योर जुरिस्डिक्शन। सर्ट्यूररी कह रही है कि आप या तो मुझे पास कर दीजिए या फिर जो आपने जजमेंट पास किया है उसको नल ऑन वॉइड कर दीजिए। ये इसका बेसिक जेस्ट है। और ये इट कैन बी इवन इश्यूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। फिफ्थ आ जाते हैं क्यू वारंटो। क्यू वारंटो को आप याद कर सकते हैं, इसके अंदर होता है इट इज़ इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। यानी कि अगर एक व्यक्ति किसी पब्लिक ऑफिस की जो चेयर है उसको क्लेम कर रहा है, अथॉरिटी क्लेम कर रहा है, तो उसके खिलाफ कि भाई आपका क्या राइट है इसको लेने का। मैं डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि कोई पब्लिक ऑफिस के अंदर किसी ने एक्वायर कर लिया है और किसी ने कंटेस्ट कर दिया कि ये जो व्यक्ति है ही डू नॉट डिज़र्व टू बी इन दिस पोजीशन, या फिर इसके पास क्वालिफिकेशंस नहीं है कि ये एक पब्लिक ऑफिस एक्वायर कर सके, तो उस टाइम पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस रिट को पास कर सकती है कि भाई इस बंदे के पास रिक्वायर्ड एजुकेशन नहीं है या फिर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस नहीं है कि ये इस पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर सके। ठीक है, तो ये उस चीज़ के लिए यूज़ होती है और ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है क्यू वारंटो क्या है। और ये किसी भी only the other unlike the other four writs, this can be sought by any interesting person and not necessarily by the aggrieved person। तो ये कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इसको इसके खिलाफ ये दायर कर सकता है क्यू वारंटो की कि भाई कोई भी पब्लिक ऑफिसर है तो क्या ये सही तरीके से इसने पब्लिक ऑफिस लिया है या फिर ये किसी झोल से यहाँ पर आया है। तो ये 5 जो रेट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हिबस कॉर्पस कि भाई कहाँ पर है बंदा, गिरफ्तार हो गया है, क्यों हो गया है, क्या हो गया है। मैंडुमस कि भाई अपना काम करो जो आपका काम था। मैंडमस कि मैन अपना काम करो, ऐसे याद रख सकते हैं इसको। प्रोहिबिशन बता दिया मैंने, सर्ट्यूररी बता दिया और क्यू वारंटो बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 33 मैंने डिस्कस कर लिया था पहले ही कि आर्म्ड फोर्सेस को कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं दे सकते, उनको उन पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। कोई मतलब वो ये नहीं कह सकते कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं, ये हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये सब नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। आर्टिकल 34 जो है वो बात करता है मार्शल लॉ की। मार्शल लॉ मतलब कि मिलिट्री रूल।
ये किसी भी टेरिटरी के अंदर, इंडिया के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशंस में अप्लाई होता है, जब कोई इन्वेजन हो जाती है, रिबेलियन हो जाता है, रायट हो जाता है, तो फौज को बुला देते हैं। देयरफॉर उस टाइम पर ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये डिफंक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इतना ही, इसको ज़्यादा डिटेल में याद करने की ज़रूरत नहीं है। और ये नेशनल इमरजेंसी से अलग है, याद रखिएगा, ये नेशनल इमरजेंसी नहीं है, मार्शल लॉ अलग है। तो इस चैप्टर के अंदर मोस्टली यही था। और या मोस्टली यही था इस चैप्टर के अंदर। काफ़ी लंबा चैप्टर हो गया, इसको डिटेल से आप मैं रिवाइज़ कर लीजिएगा बार बार वीडियो को। अगर आपको वीडियो ये स्लो लगती है तो आप इसको 2x2 के अंदर रीड कर सकते हैं, और आपको ये याद हो जाएगा। बार बार आप इसको सुनिएगा वीडियो को, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। ये सारे जितने भी टॉपिक्स थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इसके अंदर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रही है पॉलिटी, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो कि तैयारी कर रहे हैं, या फिर उनको किसी भी पॉलिटी के चैप्टर, फ्रीडम ऑफ इनसे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कोई इशू हो, किसी भी स्टडी के अंदर अगर उनको काम आता है, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले पाएँ। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ये मुझे मोटिवेट करता है कि और वीडियो बनाऊँ ऐसी, ताकि आप लोग और पढ़ सकें इन चीज़ के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।